प्लस जैसे जैसे पढ़ते गए ना तो खुद में मोटिवेशन आता गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक, कितना पढ़ना उससे नहीं, सिलेबस वाइज पढ़ना है। एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो ये पता था कि नौकरी तो करनी ही है, तो वो जो सम्मान मिलता है आपको, सोसाइटी से सम्मान मिलता है, दोस्तों में सम्मान मिलता है। एग्ज़ाम होने में 3 साल लग गए थे, बाकी मैं अपने बैच का सेकंड यंगेस्ट तहसीलदार था। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि मैं प्रतीक मेहरी, RS 2021 में रैंक 96 है मेरी, और मुझे राजस्थान तहसीलदार सर्विस अलॉट हुआ है। तो एज ए तहसीलदार अभी मैं काम कर रहा हूँ और उदयपुर में पोस्टेड हूँ अभी मैं। तो सर से मिलने आया था, तो सर ने बोला आप अभी नया बैच बनाया आपका, तो कुछ गाइड कर दो आपको। तो इसलिए पूछा था वो कितना टाइम हुआ है लगभग यहाँ पे। तो 1 से 2 महीने हुए हैं आपको, है ना। और RS 2024 का जो अभी प्रीलिम्स होने वाला है 2 फरवरी को, ये कितने लोग दे रहे हैं? ये कोई देने वाला है अभी ये वाला अटेम्प्ट? किसी ने फॉर्म भरा है? ठीक है। तो आप फ्रेशर ही हैं क्या अभी सारे? तो फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? अच्छा, लगभग सब फ्रेश ही हैं अभी। तो 21 से नीचे वाले कितने एज? सारे ही छोटे ही हैं अभी तो आप। ठीक है, तो ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम अब होने वाला है, जो भी अगला आएगा, जो 2025 का है, जो भी आएगा, है ना। तो क्या क्या समझ आया पहले मैं आपको वो पूछता हूँ, है ना, कि आपको कोचिंग में आए अब तक क्या क्या समझ में आया है, प्लस कितना आपको सिलेबस का आइडिया है वो मुझे बता देना आप थोड़ा सा, और क्या क्या पूछना है, आपके क्या क्या सवाल है, उनका अपन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो RS का जो बेसिक पैटर्न है वो सबको पता है? क्या पैटर्न है, कैसे प्री मेंस इंटरव्यू, वो सब आपको पता ही है? ठीक है। और RS में कितनी सर्विसेज है उनका आइडिया है आपको? RS में क्या क्या होता है वो आइडिया नहीं है, ठीक है आपको। इसके अलावा आप सबके डाउट्स वगैरह क्या है, तो एक बार अगर आपके मन में जो भी डाउट्स है मुझे बता दो, मैं लिख लूंगा, फिर मैं एक साथ आपके जवाब दे दूंगा सारे जितने भी है ना। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा फिर आपसे। 1-to-1 इंटरेक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर वो चीज़ें चलती जाएगी। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है या क्या पूछना है वो मुझे पूछ लीजिए। आप सबके लगभग कॉमन डाउट होंगे, आप सब फ्रेशर है तो एक बार मुझे बता दीजिए आप फिर। कोई डाउट्स किसी के? ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपकी रिसोर्सेस, और कंसिस्टेंसी कैसे रखना, ठीक है, वही टाइम मैनेजमेंट। बोलते जाइए आप जो भी डाउट है, फिर जो भी होगा मर्ज कर लेंगे, जितने पॉइंट कॉमन होंगे उनको मर्ज कर लेंगे, बाकी मैं आपको जवाब दे दूंगा आगे। बताएं और किसी को पढ़ने से रिलेटेड कोई इशू, या फिर कॉलेज के साथ कोई मेंटेन करने का इशू? सब नॉन रेगुलर कॉलेज है? कौन साइंस कॉलेज है सबका, या कोई और है? आर्ट्स कॉलेज के हैं अधिकतर? ठीक है। तो BA में जाना पड़ता ही नहीं है? MLSU ही है सबका, या GGTO वगैरह भी है किसी का? सब है ना। ठीक है। तो रेगुलर जाने का तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरा टाइम दे सकते हैं यहाँ तैयारी में आराम से। और कोई एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है किसी ने, CET वगैरह किसी का? और कोई एग्जाम पहले किसी ने कोई एग्जाम दिए है क्या यहाँ पे? CET वगैरह दिए ना सबने, ग्रेजुएशन लेवल वाले? और वो तो नहीं दिए होंगे, 12th लेवल वाले दिए होंगे। ठीक है। पूछिए और कोई सवाल हो तो। मैं अपनी बात शुरू करूँ फिर? जो आपके कोई बीच में डाउट आया था आप हैंड रेस कर दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा, है ना। तो कितने टाइम पढ़ते हैं, तो एक्चुअली ये जो एग्जाम है ये टाइम के साथ साथ कंसिस्टेंसी का गेम है, तो इसलिए बोला था ये दोनों चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई है। मतलब आप कितना टाइम पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, भले आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना एग्जाम तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं उस चीज़ का फर्क पड़ता है। जैसे कि आज से अगर वैकेंसी से शेड्यूल शुरू हुआ है, या आप तो, और अगर ये पूरे शेड्यूल है RS का, ये प्री से ले, ये वैकेंसी से लेके मान लीजिए आप फाइनल इंटरव्यू या रिजल्ट तक का, तो इस पूरी रेस में आप मतलब मान के चलिए कि लगभग 2-3 साल की रेस है पूरी RS, है ना। कोई एक साल में खत्म होने वाला एग्जाम नहीं है, 2 से 3 साल लगते हैं। तो आपको 1 या 2 दिन पढ़ना, या महीने भर पढ़ना, या साल भर पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। लगभग इस साल की आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और आप तो इस रेस में और पहले दौड़ने वाले घोड़े, है ना। तो आपको और लंबी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि अभी वैकेंसी आएगी, आप दोगे तो आप मान के चलिए लगभग आप 2-3 साल तो भी एवरेज मान के चलिए कि आपको लगेंगे इसमें। ठीक है ना। तो कितने टाइम पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इतने कंसिस्टेंट पढ़ पाते हैं ना।
बाकी जनरली अगर आपको अभी वैकेंसी नहीं है, कोई और एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं, केवल जनरल क्लास का ही पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप दिन का 4-5 घंटा अभी पढ़िए। जब एग्ज़ाम आता है तब 12-13 घंटा भी पढ़ना पड़ता है, बस ठीक है, ये इतनी मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे, 12 घंटे तो इनफ होते दिन के, है ना। लगभग 12-13 घंटे की सीटिंग हो जाती है। फिर आप कितना प्रोडक्टिविटी से पढ़ पाते हैं वो मायने रखता है ना। तो आप 4-5 घंटे भी पढ़िए, आपको क्लास में जितना पढ़ा रहे हैं उसके अलावा थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा PYQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे, और थोड़ा बहुत अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनफ है इतना टाइम। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आएगा तब ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुके होंगे कि ये टाइम भी आपके लिए कम ही रहेगा, आप आराम से 12 से 13 घंटे भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है और आप उसमें मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो ये इनफ टाइम है पढ़ने का। मैं भी इतना ही पढ़ता था शुरुआत में, इतने ही टाइम थे, फिर बढ़ते बढ़ते 12-13 घंटे भी हो गए, फिर पता नहीं चलता, आप एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ते चलते हैं तो निकल जाता है टाइम। और मेन जो इसमें टारगेट रहता है कि सिलेबस करना है कैसे भी, तो बस अपना मेन मकसद होना चाहिए सिलेबस वाइज पढ़ना है। ठीक, कितना पढ़ना उससे नहीं, सिलेबस वाइज पढ़ना है। सिलेबस लिया, उसके या तो शॉर्ट नोट्स बना दो 1-2 बार पढ़ के, और फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहो। तो उस अकॉर्डिंग हमने को पढ़ना है कि एक सब्जेक्ट कम से कम अपने पास 4 से 5 बार रिवाइज हो जाए। हाँ, एक सब्जेक्ट 4 से 5 बार रिवाइज हो जाए, इतना पढ़ना है। अब वो बोले अब 1 साल में कीजिए, 2 साल में कीजिए, वैकेंसी तक कीजिए, कैसे भी कीजिए, अगर आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, RS बहुत टफ एग्जाम नहीं है ना। और आप सब मतलब लगभग उदयपुर एरिया से ही है या कोई TSP एरिया से भी है? TSP एरिया से भी है ना, ठीक है, तो आपको थोड़ा फायदा है इस एग्जाम में, मतलब TSP एरिया के होने से आपको थोड़ा थोड़ा लेट रैंक तक भी आपको पोस्ट मिल सकती है ऐसा। बाकी ठीक है, आपको अगर प्रॉपर अगर पोस्ट चाहिए, इसकी मैं आपको आइडिया देता हूँ RS में पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो RS में आप ध्यान रखिए, लगभग लगभग 22 तरह की पोस्टें होती हैं, 22 तरह की अलग अलग पोस्ट है। कौन कौन सी? तो अपन RS से शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट RS होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, SDM भी बोलते हैं, है ना। तो ये होता है सबसे टॉप ऑफिसर RS रैंक का, है ना। तो ये बनते हैं लगभग लगभग, मान लीजिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप लगभग टॉप 20 मान लीजिए कि टॉप 20 में रैंक खत्म हो जाती है। टॉप 20 के बाद SDM नहीं मिलता है, आप जनरल से हैं तो। फिर आपकी कैटेगरी वाइज जो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आप मान के चलिए कि लगभग अंडर 100 तो किसी भी कैटेगरी में लगभग खत्म हो जाएगा ये, है ना। तो मतलब आपको इतना तो लाना ही है प्रॉपर SDM बनने के लिए, ये मैक्सिमम बोला है मैंने। बाकी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका ये मैक्सिमम रहता है ना, तो आप इसी में टारगेट करिए, आप किसी उसके भरोसे मत रहिए, आप यही है, ठीक है। दूसरी जो मेन पोस्ट होती है उसमें RPS या जिसको DSP भी बोलते हैं, ये भी आप टॉप 50 में मान लीजिएगा, है ना, कि लेस देन 50 है तो आपको RPS यानी DSP मिलता है। फिर कई सारी पोस्ट हैं, वो अलग अलग आपसे चॉइस भरवाई जाती है आपके मेंस निकलने के बाद, तो आप क्या क्या भरते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि RPS के बाद राजस्थान एक अकाउंट सर्विस होता है, एक राजस्थान तहसीलदार सेवा होता है RTS, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है, ठीक है, इसको DTO बोलते हैं। फिर राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस, जिसको अपन BDO बोलते हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO। ऐसा ऐसा करके आपको लगभग RS में बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं। तो ये थोड़ी अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है ना। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वैसे वैसे पोस्ट चेंज होती रहती है। मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी वो यही भरी थी, RS। लगभग सबकी यही रहती है। RPS लगभग लगभग 80-90% लोगों की RPS सेकंड प्रेफरेंस रहती है। कुछ लोग जिनको लगता है हम फिजिकली काम नहीं करना चाहते हैं, फील्ड पे लेट नाइट या लंबा नहीं रहना चाहते हैं, वो अकाउंट भर देते हैं, क्योंकि वो फील्ड पोस्टिंग नहीं है, ऑफिस पोस्टिंग है। और मैंने जो थर्ड पे भरी थी वो RTS भरी थी, राजस्थान तहसीलदार सेवा, है ना। तो आप जनरल से हैं तो ये भी मान के चलिए ये लगभग 100 से 125 के बीच रैंक पे आप ये भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और अकाउंट सर्विस का भी यही सीन है, ये भी अंडर 100 खत्म हो जाएगी। मतलब कौन क्या भरता है उस पर पोस्ट मिलती रहती है आपको आगे से आगे। फिर DTO BDO CDPO, ऐसे ऐसे कुल 12 तरह की तो आपके पास स्टेट सर्विस है, स्टेट, और कुल 12 ही तरह की वापस इनकी अलाइड सर्विस है, यानी इनके सबऑर्डिनेट्स, तो वो भी RS से एडमिट होते हैं। जैसे कि CDPO है तो अलाइड में एक सर्विस होती है ACDPO, और इधर ट्रांसपोर्ट है, या फिर कोई देवस्थान पोस्टिंग है, देवस्थान विभाग भी इसमें होता है, तो देवस्थान की एक अलाइड हो जाएगी देवस्थान अधीनस्थ, तो उनको अधीनस्थ सेवाएं बोलते हैं, इनको स्टेट सर्विस बोलते हैं। तो अमूमन लोग पहले स्टेट सर्विस भरते हैं, उनकी ग्रेड पे ज़्यादा होती है, इनके अलाउंस ज़्यादा होते हैं, और बाकी फिर लोग भरते हैं अधीनस्थ सेवा। तो कुल ऐसे अपने को आपका जब प्री निकल जाएगा मेंस निकल जाएगा, आपको सर्विस प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि आप कौन कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं।
तो वो सोच समझ के भरनी होती है। तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आपको इस तरह से सर्विस भरनी होती है पहले तो, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होता है। तो मेरा जो पहला रहा था वो आरएस रहा था, दूसरा आरपीएस और तीसरा आरटीएस रहा था। क्योंकि आरएस फील्ड की सर्विस है, तहसीलदार आपने सुना ही होगा, तहसीलदार फील्ड पे काम करते हैं। तो मैंने ये सर्विस भरी है और मेरी जो रैंक है 96, उस पर मुझे आरटीएस अलॉट हुआ है। तो ये मोटा मोटा खाका मैंने बताया आपको, इस तरह की सर्विस होती है ना। तो जो मेन अपन को प्रिपेयर करना है वो स्टेट सर्विस के लिए ही करना है, पहले तो इसके लिए करना है। और फिर नहीं हो तो आप मान के चलिए लगभग लगभग आपकी 250 से 300 रैंक ओवरऑल राजस्थान। आपको अगर ये मिलती है तो आपको स्टेट सर्विस मिलती है, और लगभग लगभग 600 तक मान लीजिए, 600 रैंक तक होते तो आपको सबऑर्डिनेट सर्विस मिल सकती है। इसके बाद कुछ नहीं मिलता है ना। तो लगभग लगभग इतनी वैकेंसी आती है, 600 से 700 या 800 कुछ वैकेंसी, तो उसमें यहाँ तक अलॉटमेंट होते हैं। तो ये आरएस जो सर्विसेज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आरएस से पहले, तो ये कुछ चीज़ें होती है, ये इन सर्विसों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम्म, हम्म, ठीक है। तो जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा था इससे पहले, कि ये टाइम इनफ है कि अभी आप 4-5 घंटे पढ़िए, आपके जो पीवाई क्यूज वगैरह हैं वो आप रिवाइज कीजिए, जितना कोचिंग में पढ़ा रहे वो खुद वो उतना रिवाइज कर लीजिए, इनफ है। और कोई स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप सर ने बताई हो या मैं बताऊंगा, आप उनमें से रिवाइज कर लीजिए, इनफ टाइम है, मतलब इनफ आपका पास सिलेबस हो जाएगा तैयार करने के लिए। अब उतना तैयार कीजिए, बहुत है। और इसके बाद जो आप लंबा जो टाइम है 2 से 3 साल, जिसमें प्री होगा, फिर मेंस होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये पता है ना मेंस तो। सब्जेक्टिव मतलब आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी इसमें। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसे कोई लेट से कोई क्वेश्चन आएगा कि स्वामित्व योजना के बारे में बताइए, लेट से कुछ स्वामित्व योजना का क्वेश्चन आ गया, और आपको इसका आंसर ऐसे लाइनें दी होगी, कुछ 5 से 6 लाइनें, आपको उसी कॉपी में उसका आंसर्स भी लिखना है ना। मेरी कुछ कॉपीज़ है, मैं सर को भेज दूंगा तो वो आपको भेज भी देंगे, जो मेरी लिखी हुई कॉपीज़ है 2021 की, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो स्वामित्व योजना आपको ऐसे आंसर लिखना है उसमें मेंस में। तो उसके लिए प्री में तो क्या है, आप 4 ऑप्शन देख के चलो फिर भी एक टिक कर दिया, कोई भी रेंडम भी गेस कर दिया। मेंस में आपको अपना खुद का दिमाग लगा के या विवेक लगा के आपको क्या करना है, उस योजना के बारे में आपको पूरे फैक्ट लिखने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई लिखनी है। तो मेंस में आपका जो एनालिसिस वाला चीज़ है वो मायने रखेगा, इसलिए आपको अभी से क्या है, थोड़ा 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है कि अपडेट्स, यानी आपको न्यूज़पेपर और ये जो भी मैगजीन्स वगैरह है रेस्पेक्टिव, वो आपको पढ़नी चाहिए अभी से, थोड़ी आदत डालनी चाहिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की। अगर आप साल भर 2 साल ये भी पढ़ते हैं, केवल केवल नोट्स के साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं, तो आपका आरएस बनने का मार्क काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि आप करंट से अपडेटेड रहते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप मैं बताऊंगा राइटिंग प्रैक्टिस, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। जब आप थोड़ा प्री का पढ़ लेंगे, मेंस का पढ़ लेंगे, तो फिर आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे उस तरह से आपका माइंड सेट हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है प्री मेंस और इनकी, है ना। ठीक है। तो आपको पहले ये भी करना है कि फैक्चुअल पढ़ना है अभी प्री के लिए, फिर जब मेंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। और ठीक है, चलो इंटरव्यू में इतना कोई मायने नहीं रखती है चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसके लिए बस आपको ये टाइम दे दो, इनफ है। बस थोड़ा कंटिन्यूस टाइम देना है, कि अभी भी दे रहे हो फिर साल भर बाद भी इतना ही देना पड़ेगा, 1 साल बाद भी देना पड़ेगा, तो वो थोड़ी क्षमता बनाए रखना। वो जिसने बना ली ना, तो आपका एग्जाम निकल जाता है। लगभग मैंने भी 2018 के आसपास तैयारी शुरू की थी, 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है ना। तो थोड़ा लंबा टाइम लगा है, लेकिन हाँ एग्जाम बीच में हो गया था 2021 में। और इसके बीच में मैंने 2 एग्जाम और दिए थे पटवारी के, जिसमें मेरी राजस्थान में 73 रैंक थी, और एसआई का एग्जाम दिया था, 273 रैंक थी ना। 2 एग्जाम और मैंने इसके बीच में क्लियर किए थे। तो अल्टीमेटली वही है कि आपको कंटिन्यूस मेहनत तो करनी ही है। जब आप मेहनत करोगे तो कुछ भी अचीवेबल है ना। कोई भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने प्रॉपर मेहनत कर ली एक बार किसी एग्जाम के लिए, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपकी अच्छी खासी रैंक से आप निकाल सकते हो, है ना। बस वही चीज़ है कि आपने 18 से लगा, तो 3 साल जब पूरे दिए, तो 3 साल में ये एग्जाम भी है, ये भी है, और आरएस भी है, तो निकल गए। बस आपको कंटिन्यूस लेकर टाइम देते रहे, कोचिंग से जुड़े रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो आरएस एग्जाम निकल जाएगा आपका। जो रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन था, सबका डाउट है रिसोर्सेज वाला, सबको डाउट रहता है रिसोर्सेज में, है ना मोहन। तो देखिए प्री और मेंस, है ना, आपने सिलेबस देखा है प्री और मेंस दोनों का, सबको पता है। तो मेंस में कोई बताओ मेरे को कितनी सब्जेक्ट आती है टोटल, फर्स्ट पेपर में कितनी आती है, कौन सी और
इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंट ऑडिट, राइट। सेकंड पेपर में ज्योग्राफी, थर्ड पेपर में पॉलिटी, पबेड, गेम योगा, बिहेवियर और लॉ, और चौथे पेपर में हिंदी इंग्लिश। ये सबको याद रहती है, इजी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वही सब्जेक्ट है जो प्री में भी है कुछ इसमें से और कुछ मेंस में है केवल और केवल। तो प्री का जो सिलेबस है, प्री में लिख लेता हूँ, तो प्री में वही सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, साइंस टेक, मैथ एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स। यही है ना लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स। तो ये सारी वही सब्जेक्ट्स है जो मेंस में भी है, ये प्री में भी है ना। तो इन शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इनका सिलेबस लगभग लगभग मेंस में भी वही है जो प्री में है। मैथ एंड रीजनिंग हटा दीजिए, ये वहाँ नहीं है, बाकी लगभग लगभग सारा सिलेबस आपका मेंस में भी कवर है, प्री में भी कवर है। तो ये सब्जेक्ट आप वैसे ही पढ़िए, इनके वही सोर्स यूज़ कीजिए जो आप मेंस में करने वाले हैं। ये जो मैंने बॉक्स किए हैं यहाँ लगभग लगभग वही सोर्स आप यूज़ करेंगे जो आप वहाँ भी करने वाले हैं। इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके मेंस के हैं, तो इनमें आपके जो भी कोचिंग के नोट्स होंगे या कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह होंगी आप वो यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। जैसे आपको हिंदी इंग्लिश के लिए बताई होंगी सर ने कई बार, राघव प्रकाश ऐसी कुछ बुक्स बताई है अभी आपकी शुरू ही नहीं हुआ है अभी, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में आगे बता देंगे क्या क्या सोर्स पढ़ने। तो बाकी सबकी क्या है लगभग लगभग कुछ छोटी छोटी फिक्स बुक्स हैं, वो आप पढ़ोगे काम चल जाएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये थोड़ा वास्ट है ना, ये थोड़ा बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें आपको क्या करना है पहले से ही प्री में ही इतना पढ़ लेना है कि आपको मेंस में बहुत हेल्प मिल जाए उससे। तो रिसोर्सेज वैसे तो आपको सर ने बताए होंगे कई बार जो सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव पढ़ा रहे हैं सर। अभी कौन सी क्लास चल रही है? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स तो सर ही पढ़ा रहे होंगे, भाटी सर ही, और ज्योग्राफी सही राम सर पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जो कोचिंग नोट्स है उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा कि हर चीज़ के लिए क्या पढ़ना है, जो बहुत स्टैंडर्ड पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा आपको लगे तो पढ़ना, बाकी आप कोचिंग नोट्स अच्छे से कर लेना, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से हिस्ट्री से शुरू करते हैं सबसे पहले ही, है ना। तो हिस्ट्री में दो तीन डिवीज़न है, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड केवल मेंस में है ना, तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक कल्चर का पार्ट और इसमें आता है, ठीक है ना। कल्चर भी सही राम सर ही पढ़ा रहे हैं, तो मनोज जी सर आएंगे क्या उसके लिए? ठीक है, तो वो हो सकता है। ठीक है, कल्चर के लिए तो आप जो नोट्स है ना अपने कोचिंग के वही पढ़ लेना, इनफ है उसके लिए तो, ठीक है। यहाँ तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए तो इनफ ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोचिंग नोट्स इनफ है। इसके अलावा एक 11th की आरबीएससी की बुक्स आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री की आती है, उसमें आपके टॉपिक यूं के यूं मेंशन है, 3-4 चैप्टर है, वो आप पढ़ लेना तो उससे काम बन जाएगा आपका, है ना। कुल 50 मतलब 20-30 पेज की कंटेंट है उस बुक में काम का, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के लिए जो मैंने जो प्रेफर की थी वो बता रहा हूँ, मैंने लक्ष्य राजस्थान जो थी एक बुक वही पढ़ी है। तो जितनी भी राजस्थान का जीके है ना ये इस बुक से कवर हो गया था वैसे मेनली मेरा, राजस्थान का हिस्ट्री भी, राजस्थान का ज्योग्राफी भी, राजस्थान का पॉलिटी भी। तो मैं सबको बता नहीं रहा हूँ, मैंने एक ही में सब कवर कर लिया है वैसे तो। कोचिंग नोट्स प्लस आप लक्ष्य पर ले आइएगा, उसमें कंबाइन ही आता है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। आरएस के हिसाब से आती है वैसे तो ये। इंडियन जो है इसमें भी आपके कोचिंग नोट्स इनफ है। इसके अलावा केवल मैं बता रहा हूँ इंडियन में आप मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न, तो उसके लिए आप एक बुक ला सकते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये अच्छी है, समझने में काम आएगी, है ना। इसको रीडिंग मारना, और आपने बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप जस्ट एक रीडिंग के रूप में लगा सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, एज ए नॉवेल पढ़ सकते हैं इसको, अच्छी बुक है ना। तो यही कुछ है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने से काम बन जाता है। इकोनॉमिक्स जो है मतलब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। छोटी मोटी चीज़ तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ों से, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स। राजस्थान इकोनॉमी में एक ही चीज़ पढ़नी है आपको, राजस्थान का सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक समीक्षा, वही पढ़नी है। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, प्री और मेंस कहीं भी। वर्ल्ड में अगर आपके पास कोचिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, तीन ही चीज़ें हैं वर्ल्ड के कोर्स में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, ये इनफ है। जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें प्री में तो आप केवल कोचिंग नोट्स पढ़िएगा और क्वेश्चन लगाइएगा, इससे काम बन जाएगा।
और जो मेंस हैं, इस मेंस में आप क्या कीजिएगा, जितने भी स्कीम्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की वो पढ़ लीजिएगा बस, तो इनफ हो जाएगा, है ना। मतलब ये आपका मस्ट मस्ट डूइंग चीज़ें हैं, कोई एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उस सिलेबस में, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन प्री के लिए आप कोचिंग के नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए बहुत सारे, क्योंकि वो क्या है, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उसमें। और एक और चीज़ में आप काम करिएगा कि जो किसी मैगजीन में करंट अपडेट्स आते हैं ना, वो आप पढ़ते रहिएगा। एक मैगजीन कोई भी शुरू कर दीजिए आप पढ़ना अभी, ठीक है। और मैं बता दूंगा लास्ट में कौन सी मैगजीन आप पूछ लीजिएगा। तो करंट अपडेट्स आप किसी भी एक मैगजीन से पढ़ते रहिए, उसमें आपका हर महीने का अपडेट आता रहेगा कि अभी भी क्या क्या चेंज हुआ है इकोनॉमी में, किसी स्कीम्स को नहीं आई होगी तो आपको सब मिल जाएगी उसमें। तो ठीक है, मैंने इकोनॉमी का बता ही दिया लगभग, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पूरी सही राम जी से पढ़ा रहे हैं क्या? वर्ल्ड कौन पढ़ाएगा? रमेश सोनी सर आएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड के लिए तो सोनी सर के नोट्स ही इनफ ही है, अगर वो पढ़ाएंगे तो इनफ है उनके नोट्स वैसे, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ी थी यहाँ पे, तो ये इनफ है, ठीक है। मैं यहीं से पढ़ा हूँ सारथी से, तो वर्ल्ड के लिए सोनी सर के नोट्स इनफ है वर्ल्ड के लिए तो एक बार तो। और इंडियन के लिए और राजस्थान के लिए, राजस्थान के मैंने वही बताऊंगा, मैंने लक्ष्य पढ़ी थी, अच्छी बुक है वो, आप पढ़ सकते हैं। इंडियन के लिए एक महेश वर्णवाल की बुक थी, महेश कुमार वर्णवाल, वो पढ़ी थी, प्लस आरबीएससी की, सॉरी एनसीईआरटी की थी वो, एनसीईआरटी की 11th की बुक। इसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी समरी रूप में दिया है, आप 3-4 चैप्टर उसके शुरू के हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। पॉलिटी दो तरह की है, राजस्थान, इंडिया। इंडियन के लिए एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, आपको कई बार सुन ली होगी सर से भी, अगर आपने पॉलिटी देखा होगा तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। और राजस्थान जो पॉलिटी है वो मैंने लक्ष्य से ही पढ़ी है हालांकि, और काफ़ी कुछ क्या है वो इंडिया से लिंक है, मतलब इंडिया के जो चैप्टर पढ़ेंगे वही राजस्थान पॉलिटी में रिपीट होंगे वापस से। यहाँ राष्ट्रपति है तो वहाँ राज्यपाल आएगा, यहाँ पीएम है तो वहाँ सीएम आएगा, यहाँ कैबिनेट है वहाँ भी कैबिनेट है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें लिंक हो जाएगी, है ना। तो आप इतना पढ़ लेना, ये मस्ट सोर्स है, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही है। राजस्थान के लिए मैंने लक्ष्य पढ़ी थी, अगर आपको कोई भी राजस्थान जी की अच्छी बुक हो आपके पास, आपने पढ़ी हुई हो सीईटी वीटी के लिए, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, तो आप पढ़ सकते हैं वो भी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। कल्चर के लिए भी कोचिंग नोट्स इनफ है, कल्चर के लिए बहुत वाइड नोट्स है कोचिंग के वैसे भी। और फिर बचती है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अब क्या है, काफ़ी प्री में तो छोटा है लेकिन मेंस में काफ़ी वाइड कर दिया इन्होंने। साइंस एंड टेक में क्या है ये थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, साइंस के भी 4 पार्ट कर दिए इन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनमें कम ही लग रहा है, आप में से साइंस के कम ही है वैसे, तो जो साइंस के उनके लिए फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट तो ईजी रहता है, लेकिन बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो उनके लिए भी टफ ही रहता है ना। मैथ्स वाले तो ये भी नहीं पढ़ते हैं, जिसके मेरे भी मैथ्स हैं, तो ये पार्ट तो हमें भी दिक्कत देता है, और ये हर किसी को देता ही है, मतलब ये किसी ने पढ़ा हुआ नहीं होता है अमूमन, ठीक है। तो ये तो सबके लिए कॉमन नहीं है। इसमें हो सकता है कुछ साइंस वाले लीड ले जाएं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। मतलब 75 नंबर की साइंस एंड टेक आती है, उसमें 10 से 20 नंबर का मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री आता है ना। तो अपन थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी लेके चलेंगे इसका, तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैंने जो पढ़ी थी उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो हमारी जो आरबीएससी की बुक्स है, जो 9th और 10th की बुक्स थी, उसमें लगभग लगभग सारा ही सार था फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो ठीक है। तो उसमें मिल गया था सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का, और नहीं मिला वो हमने 11th की बुक से ले लिया था। लेकिन एक्चुअली आप इतना करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा ये, तो पॉसिबल ही, अगर पॉसिबल होगा तो ये हमारी बात चल रही है अगर सर की, तो ये मैं ही पढ़ा दूंगा अगर यहाँ पॉसिबल होगा तो। और नहीं हुआ तो ऐसे कोई नोट्स हैं जिनको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो आप मेंस में आगे पढ़ेंगे वापस से, ठीक है। ये प्री में नहीं है इसलिए अभी तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आरबीएससी की बुक से ही मिल जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे नोट्स आपके लिए कंपाइल कर देंगे जो इनफ है, मतलब मेरे ही नोट्स हैं, उनको एक बुक फॉर्म में करके आपको दे देंगे, तो आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा उसका एकदम, ठीक है। बाकी ये एक जगह मिलना कहीं भी बहुत मुश्किल है, साइंस का कंटेंट अभी इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। और बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की जो है, इसके लिए भी आप कोचिंग नोट्स पढ़ लेना। प्लस टेक्नोलॉजी के लिए जो है, इसमें आप जो करंट अपडेट्स जितने भी आती है, अभी तो आपने पढ़ी नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा इतना, लेकिन इसमें जितने भी चैप्टर है टेक्नोलॉजी में वो इस तरह के हैं, जैसे कि रोबोटिक्स है, प्लस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो इनमें डेली क्या है, कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं, कोई नई मिसाइल लॉन्च हुई, कोई नया रॉकेट गया था, तो कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती है। तो जितना कोचिंग पे पढ़ा दे उसके बाद आप करंट अपडेट कर दीजिएगा, तो ये नोट्स भी इनफ हो जाएंगे। मतलब मैं नोट्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोचिंग से जुड़ा हूँ या इसके लेक्चर में आया हूँ, मतलब आप एक बार नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे, आप कोचिंग के उनको याद कर लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी कुछ ईजी हो जाएगा,
मेंस क्या है, बहुत वास्ट एग्जाम है, मतलब आपको 4 पेपर, और 4 पेपर में आपको सब्जेक्ट बताइए। पर पेपर लगभग लगभग 3 से 5 सब्जेक्ट है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, प्लस हिंदी इंग्लिश में आपको और रटना है। तो इतना एक साथ हैंडल करना मतलब किसी एस्पायरेंट के बस में नहीं होता कि हम इतना सारा एक बार में कवर कर लें, कि हमने बुक्स भी पढ़ ली, हमने नोट्स भी पढ़ ली, हमने सब कुछ पढ़ लिया और फिर एग्जाम में याद करके एग्जैक्ट लिख भी लिया। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि बहुत शॉर्ट नोट्स हमारे पास कम पड़ा हुआ हो और उसमें से एग्जाम में आ जाए, है ना। तो कोचिंग के नोट्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक साथ क्या कंपाइल कर देता है आपको एक जगह चीज़ें। तो आप कोचिंग के नोट्स ही अच्छे से पढ़ लिए, उसको ही मेंस राइटिंग में यूज़ कीजिए। और फिर जो करंट अपडेट्स हैं, क्योंकि आपको कोचिंग का सिलेबस होने के बाद वापस से ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ वापस लिखाई जाएगी। जैसे आपका साल भर में या 2 साल में कोर्स जब खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फिर क्या है कि खुद से अपडेट करनी पड़ेगी, तब आप कोचिंग तो आ नहीं सकते बार बार। इसलिए आप किसी न किसी मैगजीन से या करंट अफेयर्स मतलब अखबार से जुड़े रहिए, तो आप इनसे अपडेट रहेंगे, करंट अपडेट्स से, ठीक है। तो आई थिंक इनके लिए कोचिंग नोट्स इनफ है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए जिनको थोड़ी सी दिक्कत है वो 9 to 10 की वापस साइंस की बुक्स उठा उठा सकते हैं। उसमें आपने जितने भी तंत्र हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वो तंत्र पढ़िए, कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं वो पढ़िए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, आप वो कर लेंगे। आई थिंक थोड़ा भी आप पढ़ेंगे वापस से तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वही जब ये वाली चैप्टर पढ़ेंगे इसमें कवर हो जाएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर है, जब मेंस का सिलेबस देखेंगे उन बुक से ही है, तो 10th लेवल की ही है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। और कुछ कुछ चैप्टर जो है वो आप 11th के हैं, जो वहाँ तक आएंगे तब तक आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे वो, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी वास्ट मेरे को मटेरियल नहीं दे रहा हूँ, ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए। पहले जो कोचिंग नोट्स दे आपको एक बार आप वो पढ़िए, फिर अपन कभी और सेशन लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपको आगे कहाँ तक जाना है, ठीक है। और सब्जेक्ट बचती है मैथ एंड रीजनिंग, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप कोई भी बुक लाइए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप प्री के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें से। और क्या बची है, ज्योग्राफी, लगभग आई थिंक सारी प्री की तो बुक्स हो ही गई है। एथिक्स वगैरह तो एथिक्स वगैरह तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको इतना जाना नहीं है उन चीज़ों में। अपन कभी एक और सेशन लेंगे मेंस और प्री कंबाइन का। ये जो वो सिलेबस बता रहा हूँ जो प्री और मेंस के लिए आपके पास कंबाइन है ना। बहुत सारे सिलेबस है आगे तो अभी, जिसकी मैं हिंदी इंग्लिश के लिए एक और बताता हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं कभी भी, ये आप आज ही खरीद लाइएगा तो लंबे काम आएगी। इसके लिए राघव प्रकाश, और इसके लिए बीके रस्तोगी। मेंस की केवल 2 ही सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको पढ़ने की राय दूंगा अभी तो, ये दोनों आप अभी से ले आइए, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके लगभग लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में आती है दोनों चीज़ें, है ना। और इसमें जितने भी ग्रामर वाला पार्ट है या कंपोजिशन वाला पार्ट है, आप डेली भी या आपके जो भी वीकली बेसिस पे आपको जहाँ सूटेबल हो आप पढ़ सकते हैं ना। तो मैं जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ अभी, ये लगभग लगभग प्री का सिलेबस ही बताया मैंने कि आप प्री में किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं ना। अब जो मेंस की बात है, जैसे ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 20-20 नंबर की है मात्र, 20-20 और 20 की, ठीक है। एथिक्स जो है ये 65 नंबर की अलग से आती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए। तो इसमें आप क्या है कि कोई स्टैंडर्ड बुक यूज़ बताऊंगा नहीं, मतलब मैं कि कोई एक ही बुक यूज़ करो। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं एथिक्स में। एथिक्स में क्या है, आपकी बेसिक समझ कैसे मायने रखती है। जैसे कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे की जो परवरिश होती है उसमें माता पिता का क्या योगदान है। अब आप किसी बुक से एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं कि माता पिता का या स्कूलों का क्या योगदान है। या फिर किसी किसी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी प्रशासक का यानी एडमिनिस्ट्रेटर का सिविल सर्विस में क्या क्या रोल है, वो लोगों की लाइफ में कैसे परिवर्तन कर सकता है। या कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब लाइफ में कोई नैतिक दुविधा है तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते हैं, ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप देख सकते हैं। प्लस अखबार में जब आप मोटिवेशनल स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ते हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं। कुछ आईएएस और आरएएस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनमें। और बहुत जो अपनी बेसिक समझ है वो अपन इस क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं। तो आपको बेसिक तो इसमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, थोड़ा आपका जो व्यावहारिक ज्ञान है वो अच्छा हो। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक है रटने वाले हैं, जिसमें कुछ थिंकर्स हैं, महात्मा गांधी हैं, टैगोर हैं, तो वो आपको लगभग कोचिंग पे तो पढ़ाई दिए जाएंगे। बाकी आप जनरली जब मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो इनके बारे में यहाँ आते रहते हैं। और बाकी आप कोई भी बुक लाइए, कोई भी कोचिंग नोट्स लाइए, लगभग लगभग सब में सेम कंटेंट मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए कोई एक सोर्स नहीं है, इसलिए कोई एक नहीं बता रहा हूँ आपको। आप कोचिंग नोट्स के साथ आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी कीजिएगा, है ना। पवेड के लिए जो 11th-12th की 2 बुक्स आती है पवेड की, 11th-12th आरबीएससी की, उनमें लगभग लगभग पूरा सिलेबस कवर है। लेकिन अभी मत पढ़िए, पहले सर आपको अच्छे से पढ़ा देंगे वाट बाटी सर, फिर आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ये तीनों 20-20 नंबर की सब्जेक्ट है, इसलिए अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कोचिंग में पढ़ा दी जाए तब आप पढ़ लेना आगे। और इन दोनों के लिए मैंने आपको सोर्स बता ही दिए हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। एक साइंस का रहता है, साइंस का एक्चुअली राजस्थान में वैक्यूम चल रहा है,
साइंस के कहीं भी परफेक्ट नोट्स आए ही नहीं है अभी तक। 2-3 साल हो गए, लेकिन साइंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि कहीं नोट्स आए ही नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नोट्स हैं उनको कंपाइल करके थोड़ा अच्छे से, और जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को बड़ा करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएँ, या वो लेक्चर में ही ले लो, ऐसा कुछ कर लेंगे अपन। तो उस हिसाब से अपन इसको पूरा कर लेंगे, है ना, साइंस को भी। बाकी आपके कोचिंग नोट्स और जो 9th 10th 11th की बुक्स हैं उनसे साइंस का सिलेबस कवर हो ही जाता है। और एक बार आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, कोचिंग भी पढ़ेंगे, तो आपको ऑलरेडी इतना कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा कि बाहर का कोई हेल्प लेने की आपको जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, तो लगभग लगभग इनसे काम हो जाता है। बस अब जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट तो वही चीज़ है कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो कितना रहती है इस एग्ज़ाम में। अभी कोचिंग का टाइम कितने बजे तक का था आज? 6:30 ना, तो आप लेट भी हो रहे होंगे थोड़ा। लेट तो नहीं हो रहे हैं आप सब? लेट हो रहा है तो बोल देना, है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें, इस एग्ज़ाम में, मैं क्या रैंडम सर से मिलने आया था, तो सर ने बोला थोड़ा सेशन लीजिए आधे घंटे का, तो मैं मिलने आ गया था आपसे। तो सबसे पहले जो कंसिस्टेंसी है वो मायने रहती है इस एग्ज़ाम में, कि आप इस एग्ज़ाम में कितना लंबा सर्वाइव कर पाते हैं। जितना लंबा आप सर्वाइव करेंगे उतना इजीली आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। दूसरी जो चीज़ है इस एग्ज़ाम में, कि खुद की थोड़ी स्किल स्किल डेवलप कीजिए। स्किल का मतलब है आपकी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस, ये जो अपना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इनको थोड़ा अच्छा कीजिए, है ना। तो इनको अच्छा करने के लिए आप क्या है, थोड़ा अपनी कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ो, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ो, कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ो, या जो कुछ नहीं करो तो कम से कम इतना ही कर लो कि दिन का कम से कम न्यूज़पेपर ही पढ़ लो बस। अगर 2 साल तक भी कोई बंदा कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, तो उसका करंट अफेयर्स मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपके कई सारे एडिटोरियल्स आएंगे, कई सारी लाइफ स्टोरीज आएगी किसी की, है ना। एक्टर एक्ट्रेस की मत पढ़ना, वो वाली नहीं कह रहा हूँ, है ना। कुछ अच्छे व्यक्तियों की आए, कुछ जब भी जयंती वगैरह आती है तो आती है। प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इसमें, कई बार दैनिक भास्कर में वगैरह साइड में दिए होते हैं कुछ क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड, है ना। प्लस इसमें स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स भी आता रहता है, कुछ गेम्स वगैरह होते हैं कभी भी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन अपन को डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे 20-25 नंबर के क्वेश्चन अखबार से मिल गए थे सीधा साधा, है ना। 2021 में, अगर आपने तो पेपर देखा नहीं होगा, बट एक फिल्म फेस्टिवल आया था, उसका क्वेश्चन आया था। स्पोर्ट्स से 3-4 क्वेश्चन आए थे प्लेयर्स के बारे में। तो कोई अखबार से अगर अवेयर रहता है ना, तो वो 20-25 नंबर लीड में ले सकता है ना। तो आप मतलब कंसिस्टेंसी डेवलप कीजिए, खुद में स्किल डेवलप कीजिए, प्लस अपने रिवीजन का टाइम बढ़ाइए। अभी तो आपने शुरुआत है तो रिवीजन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कम से कम एक सब्जेक्ट का 5 से 10 बार रिवीजन होना चाहिए, है ना। फर्स्ट टाइम तो आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका चल रहा है, फिर आप इसको फर्स्ट बार रिवीजन करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा रिवीजन में। पहली बार में आपको इतने 1 महीना लगेगा, फिर आप इसको 15 दिन में सम कर लेंगे, फिर आप इसको 1 वीक में कर लेंगे, फिर धीरे धीरे 2 से 3 दिन में आप इसको कंप्लीट करने लग जाएंगे। तो शुरुआत के 2-3 रिवीजन में आपको टाइम लगेगा, फिर तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। चौथा, टेस्ट, मतलब मस्ट है ये तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जितना आप मतलब प्रैक्टिस में, अपन युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो जितना आप प्रैक्टिस में अपना खून बहा देंगे ना, तो असलियत में आपको उतना कम खून बहाना पड़ेगा, है ना। आप इजीली युद्ध जीत सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि युद्ध युद्ध जो लड़ते हैं ना अपन, वो तो पहले प्रैक्टिस में जीत ले जाते हैं। युद्ध के दिन तो अपन क्या करते हैं, पहले प्रमाण देते हैं उसका जाके कि हाँ भाई हमें कितना टैलेंट है। तो आप जितने टेस्ट देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन पीवाई क्यूज की या फिर क्वेश्चंस की, उतना आप बेटर होते जाएंगे दिन ब दिन। आप जितना पीवाई क्यू प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या होगा, आप बैठे, आपने 4 ऑप्शन देखे, तो आपकी जो गेस करने की कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। आपको अपने नॉलेज पे भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ हाँ चलो ये क्वेश्चन सही हुआ तो मुझे हाँ इसका नॉलेज है इस चीज़ का। प्लस आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उन चारों से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे उस क्वेश्चन में, कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो आपका नॉलेज उन क्वेश्चनों से भी बढ़ता जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो आपके पास 4 डायमेंशन के लिए अलग अलग नॉलेज हो जाएगा आपके पास। ऐसा अगर 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके पास 400 ऑप्शन सोल्व करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं इससे भी आपका नॉलेज डे बाई डे बढ़ता ही है ना। और आपको कुछ नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, तो ये भी है। और एग्जाम में भी रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। और जो इसमें चीज़ें मतलब थोड़ा अगर आप कर सको वैसे तो, कि ग्रुप डिस्कशन का भी टाइम मिले तो, हालांकि मिलता नहीं है इसका कभी किसी को, ये सब कहते ही हैं, बट हाँ कभी अपना अगर ग्रुप हो 4-5 जनों का, तो अपन कुछ चीज़ों में क्या कर सकते हैं, इसमें इजीली रिवीजन कर सकते हैं। कि अपन ने किसी को कुछ पूछ लिया, और जैसे कि हिंदी इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, या फिर शब्द युग्म, इंग्लिश में भी एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ें हैं,
एक दूसरे डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं एक दूसरे से, वो आप याद कर सकते हैं इजीली। आप जितना एक दूसरे डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे या कहेंगे ना, आपको उतनी इजीली चीज़ें याद होंगी, है ना। तो डिस्कशन इज द मतलब मेन चीज़ है। हमारा भी जब हम यहाँ रहते थे तो लगभग 5-6 जनों का ग्रुप था। मैं बाहर भी जयपुर रहा था तो वहाँ भी मेरे हॉस्टल में 5-6 लोगों का ग्रुप था मेरे पास। तो उन लोगों से डिस्कस करके हमारा नॉलेज मतलब इस लेवल पे चला गया था कि हमको, हम रात को पढ़ते हुए, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए जो डिस्कस करते थे कई बार चीज़ें, वो चीज़ें एग्जाम में आ गई। तो जब कोई बोलता है ना तो वो चीज़ें याद रहती है कई बार, कि हाँ उसने ऐसा बोला था, ये फुल फॉर्म बोली थी, वो मुझे याद रह गई। कई बार वो कुछ ट्रिक बोलता है, वो ट्रिक आपको एग्जाम में रिकॉल होती है कि हाँ उसने उस टाइम वो ट्रिक बोली थी। तो ग्रुप डिस्कशन से ये फायदा है कि आपको कहीं की चीज़ कई बार और चीज़ याद आ जाएगी कई बार एग्जाम में, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो लगभग आरएस का यही है, मतलब जो मेन फंडा है इसका, कि आपको रिवीजन करने हैं और जुड़ा हुआ रहना है इस तैयारी से। अगर आप ये दोनों चीज़ कर पाते हैं तो अल्टीमेटली आपका आरएस बनना तय है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो मतलब मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, अभी आप तैयारी में जुड़े हैं, नए नए हैं, तो आप पहले नोट्स पढ़िए। नोट्स के बाद आप इनको रिवीजन कीजिए, एक बार, फिर 2 बार, फिर जैसे नई नई सब्जेक्ट जुड़ती जाए अब उनको भी पढ़िए, पर पुरानी को भी रिवाइज करते रहिए। और जब आपको लगे कि हाँ मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो गया है, तो ये जो बल्कि जो नोट्स का 100-200 पेज का, कोशिश कीजिए कि इन रिवीजन नोट्स को आप शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, है ना। इन नोट्स का आप क्या कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है हर एक सब्जेक्ट को लगभग लगभग, अगर बड़ी सब्जेक्ट है तो आप 50 से 100 पेज में, और छोटी सब्जेक्ट तो मान लीजिए 10-20 पेज में ले आइए बस, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ईजी रहे ये। मेरे पास जो लगभग सारे नोट्स है वो इसी फॉर्मेट में है। मतलब मेरे पास 3 बुक्स हैं, 3 कॉपीज़ है, उन तीनों में लगभग लगभग पूरा मेंस का सिलेबस है। तो वो इसीलिए कि लगभग 5-6 बार जब मैंने रिवीजन कर लिया तो मुझे चीज़ें बहुत सारी याद होने लग गई। तो फिर मैंने सभी को केवल की वर्ड्स में एक कॉपी में लिख दिया था, और वो मेरे सारे नोट्स बड़ी सब्जेक्ट के लगभग 50-50 पेज में कंपाइल हो गए थे, और छोटी सब्जेक्ट के 10-10 20-20 पेज में कंपाइल हो गए थे। तो बस वो छोटा बल्क रहा था, और कहीं भी ट्रांसपोर्ट में भी ईजी है, आपको कहीं एग्जाम के लिए ले जाना होगा तो भी ईजी है, क्योंकि आपको एग्जाम देने भी इधर उधर जाना पड़ेगा, तो आप बहुत बल्क ले जा नहीं सकते एक साथ में। तो आपको बस ये 2-3 बुक्स ले जानी रही, आपने फटाफट फटाफट उसका रिवीजन कर लिया। 50 पेज होते तो आप क्या एक सब्जेक्ट एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं, पर अगर 200-300 पेज होंगे तो आपके दिमाग की भी कैपेसिटी, आप थक जाएंगे। तो जब आपके 4-5 रिवीजन हो जाए तब आप इस पर बढ़िएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी यंग हो सारे, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप आराम से साल भर तैयारी कीजिए, कोचिंग के नोट्स याद कीजिए, फिर आप इस प्रोसेस की तरफ बढ़ जाना, है ना। और एक जो मेरा मस्ट सजेशन है, अगर आपको एक्चुअली आरएस बनना है, आप सोच के आए हैं, तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा कि आप जो न्यूज़पेपर वगैरह है ना, ये पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब जो आरएस के पेपर आ रहे हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल मोड में आ रहे हैं, तो केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको बस अब थोड़ा न्यूज़पेपर साइड जाना पड़ेगा। थोड़ा आपको कुछ ऐसी हॉबी या फिर जनरली भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपको डेली अपडेटेड रखे, या किसी की नॉवेल्स वगैरह हो गई, अगर वो हॉबी नहीं है तो आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, मतलब, है ना। तो अखबार में जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, जो करंट अफेयर्स के मुद्दों पर राय आती है, विदेश नीति के मुद्दों पर राय आती है, या जो किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है वो होता है, तो आप जरूर पढ़िए इन चीज़ों को। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हैं 1-2 साल तक, तो आप खुद में चेंज फील करेंगे। आरएस तो बन ही जाएंगे पक्की बात है, लेकिन एक अच्छे ऑफिसर भी बन जाएंगे, क्योंकि जो ऑफिसर अपडेट रहता है ना, उसकी अलग वैल्यू होती है, उसको हर चीज़ पता रहती है क्या चल रहा है, तो उसकी ऑफिस में भी काफ़ी वैल्यू रहती है। तो तैयारी के लिए भी, प्लस साथ साथ आफ्टर लाइफ के लिए भी, ये चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी से शुरू कीजिए, लाइफ में भी उतारिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई थिंक आपका टाइम हो रहा है, वैसे 7 बज चुके हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो अपन इसको सम अप करते हैं फिर। किसी को कोई डाउट? मोटिवेशन मेरा ये था कि मतलब एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये पता था कि नौकरी तो करनी ही है, और कोई ऑप्शन था नहीं, घर पे धंधा वगैरह है नहीं है। तो ये था कि नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी भी अच्छी वाली करनी है। तो एक तो वही था कि हाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के काम को देखा था, तो वो हमेशा मोटिव रहा था। प्लस जैसे जैसे पढ़ते गए ना, तो खुद में मोटिवेशन आता गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर जब एक एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छी रैंक आई, तो वो जो सम्मान मिलता है आपको, सोसाइटी से सम्मान मिलता है, दोस्तों में सम्मान मिलता है, जब आप फील्ड पे रहते हो तब मिलता है, तो वो अपने आप ही आपको मोटिव करता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो जब मैंने एक एग्ज़ाम निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो जो आपको रिस्पेक्ट प्राप्त होती है, आप जो काम करते हैं फील्ड पे आके लोगों के लिए, तो वो आपको खुद मोटिवेट करता है अगले अगले एग्जाम के लिए। तो मेरा मोटिवेशन तो यही था। बाकी ठीक है, मैं इसी होप से गुजरा था कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, और इसी के लिए मैं आगे तैयारी करता गया था। मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था 2021 में, और जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मेरा, और 24 का जब मैं हुआ था मेरी पोस्टिंग आ गई थी अभी। तो एग्ज़ाम होने में 3 साल लग गए थे। बाकी मैं अपने बैच का सेकंड यंगेस्ट तहसीलदार था ना, हमारे 111 के बैच में मैं सेकंड नंबर पे था वहाँ पे। तो वो रहता ही है, अगर आप इतनी यंग एज में एडमिनिस्ट्रेटर लगते हो
तो आपको अच्छा फील होता है फील्ड पे भी, और आप काफ़ी लंबी सर्विस करते हो तो आपको अनुभव भी अच्छा होता है, आपको अच्छे अच्छे लोगों से सीखने को मिलता है, आपके अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। तो अब मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी उदयपुर का हूँ, उदयपुर में पोस्ट लगी है मेरी अभी, उदयपुर में पोस्टेड हूँ, तो मैं यहीं सीखने को मिलेगा मुझे उदयपुर में काफ़ी कुछ। तो जहाँ मैं पढ़ रहा था वहीं मेरे को सेमिनार लेने का मौका भी मिल रहा है, जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ मेरे को सर्विस करने का मौका भी मिल रहा है। तो इससे बेस्ट थिंग तो क्या होगी, और वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, जहाँ अपन किसी का भी मतलब अच्छा खासा भला कर सकते हैं यहाँ पे। तो वही मोटिवेशन भी है और यही चाहते भी थे लाइफ में, तो ये मिला भी है। तो बस यही चीज़ें हैं बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।